आज हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले टर्म पे हम लोग बात कर रहे थे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में, न माल्थसवाद के बारे में। और आज हम लोग इसी तारतम्य में बढ़ते हुए आगे एक विचार या जिसे कहना चाहिए एक नए सूत्रपात की बात को लेकर के चलें। तो जैसे कहना चाहिए कि माल्थस ने जनाधिक की बात की और न माल्थसवाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए। और तीसरी बात आती है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ये उन सब विचारों को लेकर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि हमेशा जनसंख्या जनाधिक की यदि हानिकारक है तो आखिर अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, इस विषय में भी थोड़ा सा विचार आया जो है विचारकों के द्वारा। आखिर जैसे शुरुआत हम लोग जैसे मान के चलते हैं कि जनसंख्या के सिद्धांत के रूप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय माल्थस को जाता है। और माल्थस ने सबसे पहले जनसंख्या के सिद्धांत का जो प्रकाशन किया था, पहला निबंध जो प्रकाशित किया था उसने 1798 में 1798 में, और दूसरा संस्करण उसका प्रकाशित हुआ था 1803 में। तो इन दोनों के पश्चात अधिकांश अर्थशास्त्रियों का जो सोचना जो है प्रारंभ हुआ, वो जनसंख्या के बारे में सोचना शुरू हो गया। और ऐसा महसूस किया जाने लगा कि क्या जनसंख्या वृद्धि हानिकारक है। तो माल्थस ने जनसंख्या की अधिक वृद्धि को जैसे बताया कि हानिकारक बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हमारी जनसंख्या है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य सामग्री जो है अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। अर्थात उसने ये बताया कि चेतावनी दे दी कि जनसंख्या की वृद्धि पर यदि नियंत्रित नहीं किया गया, यदि निरोधात्मक प्रतिबंधों के द्वारा इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो प्राकृतिक नियंत्रण के द्वारा जो है इसको क्रियाशील हो जाएंगे और वो जो है अधिक कष्टदायी होंगे। ऐसा विचार माल्थस ने रख दिया। अब इसके साथ ही जो है यदि हम इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो माल्थस के निबंध के पश्चात अनेक विचारकों का ध्यान इस ओर चला गया, इस ओर जाने लगा, इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित होने लगा। अर्थात ऐसा अनुभव किया उन्होंने कि सभी परिस्थितियों में क्या जनसंख्या वृद्धि हानिकारक नहीं होती है। उन्होंने ये विचार उस पर तर्क के रूप में रखा। अनेक परिस्थितियां तो ऐसी होती है जब जनसंख्या वृद्धि देश के लिए लाभदायक भी होती है, ऐसा विचार भी सामने रखा। और वास्तव में जनसंख्या वृद्धि लाभदायक है या हानिकारक है, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। ये इसके लिए वास्तव में जनसंख्या वृद्धि लाभदायक हानिकारक है, ये देश की जनसंख्या या जिसे कहना चाहिए आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। जनसंख्या के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। जिन देशों में जनसंख्या कम है उन देशों की दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि जो है लाभदायक होती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से राष्ट्रीय उत्पादन जो है में भी वृद्धि नहीं होगी, बल्कि प्रति व्यक्ति जिसे कहना चाहिए प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी, ये भी इसके साथ शामिल है। इसके विपरीत जिन देशों में अधिक जनसंख्या है वहाँ जनसंख्या वृद्धि हानिकारक होती है, क्योंकि इससे श्रम की औसत उत्पादकता के घटने के साथ साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी घटती चली जाती है। तो माल्थस के सिद्धांत का प्रमुख दोष ये भी है कि उसने अपने सिद्धांत को सभी देशों पर बिना जैसे कि आर्थिक परिस्थिति का ध्यान किए हुए उसको लागू करने की बात रखी। और आधुनिक अर्थशास्त्री जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्रीय आय की दृष्टि से जनसंख्या का आकार अनुकूलतम है या नहीं, देश की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत यह अध्ययन करता है कि जनसंख्या वृद्धि लाभदायक है या हानिकारक है। उस जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाएगा जो देश की आवश्यकताओं की दृष्टि से ना तो कम हो और ना ही अधिक हो एवं प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। तो ऐसा विचार जो है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में रखा गया। अर्थात इससे अब हम लोग बात करते हैं कि इस सिद्धांत का जो सूत्रपात हुआ वो कैसे हुआ। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत ने जनांकिकी के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी जनांकिकी के द्वारा। अर्थात निश्चित रूप से यह कहना बहुत आसान नहीं है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, किस रूप में किया, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो आर्थिक विचारों के इतिहास में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अध्ययन से थोड़ा सा स्पष्ट होता है कि 1815 में इसकी शुरुआत जो है सर एडवर्ड बेस्ट ने की।
अपना निबंध उनका जो था उसमें एन ऐसे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल टू लैंड, ये उनका ऐसे था। उसमें इस सिद्धांत का जो है बीजारोपण किया गया, इस सिद्धांत की शुरुआत की गई। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत में यह भी विचार व्यक्त किया कि जनसंख्या वृद्धि के साथ ही साथ श्रम में विशिष्टीकरण हो जाता है, ऐसी भी मान्यता इनकी रही है। और वास्तव में बेस्ट के इस विचार इस दिशा में एक संकेत मात्र थे, केवल संकेत था। तो इस सिद्धांत का वास्तविक शिलान्यास यदि देख करके चलें हम लोग, तो हेनरी सिजविक के द्वारा इस सिद्धांत की शुरुआत की गई। तो हेनरी सिजविक की जो किताब थी वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो थी वो इसमें इस बात की शुरुआत या इस बात के सिद्धांत जो है देखने को मिलता है। और इसकी शुरुआत जो वास्तविकता में दिया जाता है, इसकी ऐतिहासिक शुरुआत उन्होंने इसमें की है। तो उनके मतानुसार जिस प्रकार एक व्यक्तिगत फर्म में अधिकतम प्रतिफल का बिंदु होता है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अधिकतम प्रतिफल का बिंदु होता है। उत्पत्ति के जो नियम हैं उनका गहन से अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने बताया कि उत्पादन फलन में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि आय अधिकतम होती है, और यह स्थिति उस समय उत्पन्न होगी जबकि उत्पत्ति के साधनों को एक उचित अनुपात में लगाया जाए। अब सिजविक ने अपने विचारों के में जो है अनुकूलतम या जिसे कहना चाहिए सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु उनका आशय उसी से था। अब अनुकूलतम शब्द का प्रयोग 1910 में सबसे पहले जो है ये नटविक्सेल ने किया, लेकिन उनका जो संदर्भ था वो उससे भिन्न था। अब जनसंख्या के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग एडविन कैनन ने भी किया। कैनन ने अपने जनसंख्या सिद्धांत को आदर्श जनसंख्या सिद्धांत बताया के नाम से प्रस्तुत किया, और उनकी विस्तृत वैज्ञानिक उन्होंने व्याख्या की। तो वर्तमान समय में इस सिद्धांत की व्याख्या जो है डाल्टन ने भी की, रॉबिन्स ने भी की, कार्ल सैंडर्स ने भी की है इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर के। तो यहाँ एक शब्द आया अनुकूलतम शब्द की अवधारणा। अनुकूलतम की अवधारणा के बारे में हम लोग क्या मानते हैं? यह सिद्धांत जिसे हम कह रहे हैं कि यह सिद्धांत उस विशिष्ट जनसंख्या की परिभाषा को प्रस्तुत करता है जो किसी देश के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल होती है। अब अनुकूलतम जनसंख्या उस जनसंख्या को कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है। इस दृष्टि से इस सिद्धांत का जो प्रमुख उद्देश्य है वो प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम करना है। अब यह सिद्धांत उत्पत्ति के साधनों के अनुकूलतम अनुपात में एक संयोजन की अवधारणा को स्वीकार करता है। संयोजन अर्थात साधनों के प्रत्येक देश की दृष्टि से जनसंख्या का एक अनुकूलतम आकार होता है, और जो उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के साथ क्रियाशील होकर के देश के उत्पादन को, प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम कर देता है। अब जनसंख्या के इस आकार को ही उस देश की अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अनुकूलतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है के संदर्भ में अनुकूलतम की अवधारणा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में लेकर के चलें कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं, आखिर कौन कौन सी तथ्यों को लेकर के ये बात रखी गई है। तो इस विषय में हम लोग थोड़ा सा देखें तो पहली बात तो जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में कार्यशील जनसंख्या में भी वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के विचारकों की रही है। दूसरी बात, एक बिंदु के पश्चात जैसे हम लोग मानते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील या लागू हो जाता है। तीसरी बात हम लेकर के चलें कि श्रमिक के औसत उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी परिवर्तन होते हैं। अर्थात यदि श्रमिक का औसत उत्पादन बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो जाती है, और यदि श्रमिक के औसत उत्पादन में कमी हो जाती है तो परिणाम स्वरूप उसकी प्रति व्यक्ति आय भी कम होने लग जाती है। चौथी बात हम लोग लेकर के चलें तो किसी समय विशेष में जनसंख्या में वृद्धि हो भी जाए तो प्राकृतिक साधनों, पूंजी
तकनीकी में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी मान्यताओं को लेकर के ये विचारधारा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की लागू हो पाती है। हम लोग इसको परिभाषा के तौर पर देख करके चलें कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में किस किस अर्थशास्त्री ने कौन कौन से विचार रखे, किस तरीके से इसको इंक्लूड किया है, किस किस तरीके कौन कौन सी अपनी अपनी परिभाषाओं में क्या क्या चीज़ को समाहित किया है। तो किसी भी देश की अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो किसी समय विशेष में दिए हुए साधनों के सर्वोत्तम प्रयोग तथा अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। अब विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस विषय में कई परिभाषाएं दी गई हैं, कई अपने अपने विचार रखे गए हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं डाल्टन के बारे में। डाल्टन ने परिभाषा दी तो डाल्टन ने बताया कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड, अर्थात उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या उसे बताया जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन। इसके बाद एक परिभाषा जो है दी इन्होंने रॉबिन्स ने अपना विचार रखा, उसमें बताया द पॉपुलेशन विच जस्ट मेक्स द मैक्सिमम रिटर्न्स पॉसिबल इज द ऑप्टिमम और बेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन। अर्थात रॉबिन्स ने जो विचार रखा उसके अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अत्यधिक उत्पादन को संभव बनाती है, उसे हम लोग अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कह सकते हैं। और यहाँ कार्ल सैंडर्स ने भी अपने विचार उत्पन्न किए। तो कार्ल सैंडर्स के अनुसार भी है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती है, अधिकतम कल्याण की बात उन्होंने रखी। और इसके बाद हम लोग बात करके चलें तो यहाँ बोल्डिंग ने भी अपने विचार दिए। तो बोल्डिंग ने दिए कि वह जनसंख्या जिस पर कि जीवन स्तर अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। तो ऐसा बोल्डिंग का मानना था। द पॉपुलेशन एट विच द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज एट मैक्सिमम इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऐसा विचार बोल्डिंग ने दिया। इसके साथ ही हिक्स ने भी अपना विचार प्रस्तुत किया। तो यहाँ हिक्स के अनुसार क्या हुआ कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत वह सिद्धांत का स्तर है या वह जनसंख्या का स्तर है जिस पर कि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है। उन्होंने प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ इस बात को स्पष्ट किया है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि इस सिद्धांत की व्याख्या किस तरीके से की जाए, हाउ वी कैन एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन की बात करते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की आखिर व्याख्या कैसे की जाए। तो जब उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम संयोजन होगा तब अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन होगा। तो किसी भी देश में जनसंख्या की वृद्धि या कमी के साथ कार्यशील जनसंख्या में भी वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, जब किसी देश में जनसंख्या कम है तो कार्यशील जनसंख्या भी कम होगी। परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का विदोहन भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन जिसे कहना चाहिए देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही कम होंगी। ठीक है, और इन परिस्थितियों में देश में जनसंख्या की वृद्धि लाभप्रद होगी। इसका कारण यह है कि जनसंख्या की अनेक वृद्धि के साथ साथ प्राकृतिक साधनों का अधिक मात्रा में विदोहन किया जाना संभव होगा, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जनसंख्या बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति पे आ जाएगी जब उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम संयोजन हो जाएगा। और इस स्थिति में जब श्रम का सीमांत उत्पादन, जैसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, और औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट, ये जो है कैसा होगा, अधिकतम होगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में इस सीमा तक उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जिसे हम लोग कहते हैं। आप लोग BA पार्ट 1 में पढ़ चुके हो इसको। और जब सीमांत उत्पादन बराबर किसके हो जाएगा, औसत उत्पादन के, तब उसे कहते हैं उत्पत्ति समता नियम, अर्थात लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये नियम कहा जाता है। कांस्टेंट रिटर्न की बात लागू होती है। यदि जनसंख्या स्थिति के बाद भी बढ़ती है तो उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम संयोजन कायम नहीं रह पाता है, और जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही साथ सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन घटने लगते हैं।
या इसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। इसके बाद हम इसको एक डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से आगे नेक्स्ट टर्न पे बात करते हैं।